आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पार्ट। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखी है, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना। आई विल नॉट गो इनटू के भाई एक चार्ल्स लॉ पढ़ लो, एक बॉयल्स लॉ पढ़ लो, एक गेल-लुसाक्स लॉ पढ़ लो, ठीक है ना, एक एवोगैड्रो लॉ पढ़ लो। ये सारों का संगम करके ये रियल गैस इक्वेशन आपको पता है ना। हाँ जी, ये पढ़ी हुई है ना आपने। यस सर। ठीक है ना। रियल गैस इक्वेशन, सॉरी रियल गैस थोड़ी, आइडियल गैस इक्वेशन जो है, यस सर। गैस इक्वेशन हमारे पास में P है हमारा प्रेशर ऑफ द गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल होल्डिंग द गैस, यस सर। यस, N नंबर ऑफ number of moles, R यूनिवर्सल कांस्टेंट gas constant, जिसको आई थिंक Na इंटू KB बोलते हैं। KB बोल्ट्जमैन अंकल वाला जो था, यस सर। बोल्ट्जमैन, है ना, क्योंकि KB R/Na होता है और T यहाँ पर कौन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। I'll spare you the lesson हिस्ट्री के। पहले हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा, फिर हमने वो देखा, ये देखा, वो देखा, वो अलग अलग पार्ट है ना। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के देखा तो प्रेशर वाज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, फिर ये करके देखा, वो करके देखा, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस है। इन फिजिक्स एवरी गैस इज आइडियल, कंसिडर्ड आइडियल नहीं, इज आइडियल, बात खत्म, एंड हियर। सर उसमें ये होता है, बात ही नहीं करनी अपन ने। हमने फिजिक्स में अगर गैस को देख रहे हैं, हमारे लिए एक ही प्रकार की गैस है, वो है आइडियल गैस। सो आई विल स्टॉप यू बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग सर रियल में ये वो करना ही नहीं अपने को, ठीक है। हमने पढ़ना ही आइडियल गैस है। तो अगर लिखा है नहीं लिखा है ये वो, जब तक कोई रियल वर्ड यूज ना कर दे वो, तब तक रियल लेना ही नहीं, और यूज करेंगे ही नहीं वो। तो हमारे लिए सारी गैसेस आइडियल ही है, हमने आइडियल बिहेवियर देखना है। क्योंकि देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द गैस, and then slowly we will see the deviations from the ideal model, because this is what we do every time. First we build an idealized model and then we see कितना गलत है। भाई आइडियलाइज्ड और रियल में गलती कोई ज्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा गलती नहीं है फिर तो चलने दो ना आइडियलाइज्ड मॉडल, क्योंकि साइंटिस्ट यही करते हैं, थ्योरी देते हैं कि ऐसा होता है, फिर देखते हैं ऐसा नहीं हो रहा है, पर हाँ 90% ऑफ द टाइम्स में हो रहा है, तो बोलते हैं भाई 90% ऑफ टाइम्स में ऐसा होता है, बाकी टाइम देख लो। दिस इज हाउ साइंस प्रोग्रेस्ड। सो स्टार्टिंग हम करते हैं थ्योरी से, फिर प्रैक्टिकलिटी से उसको मैच करते हैं। अभी क्या है ना, हम लोगों को कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं गैस क्या होता है, ठीक है ना। हमें तो गैस लगता है कि जो मॉर्निंग में होता है वो होता है, वो नहीं होता, ठीक है। अभी हमें गैस के बारे में बात करनी है, गैस के बिहेवियर को समझना है। अब व्हाई वी आर स्टडिंग नॉट द चैप्टर ऑफ गैसेस बट KTG, हमने नाम गैस नहीं रखा चैप्टर का, हमने रखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्यों रखा गया है, और क्या सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रॉपर्टीज का फर्क है और इसमें क्या फर्क है, वो हमें समझना है। गैस सॉलिड लिक्विड में से, तीनों में से सबसे ज्यादा लीस्ट बॉन्डेड पार्टिकल्स किसके होते हैं, गैस के होते हैं। यस सर। यस सर। तो गैस हैज द most amount of empty space first, secondly गैस के पार्टिकल्स आपस में नेग्लिजिबली बाउंड है। आइडियल गैस में तो बाउंड ही नहीं है। आइडियल गैस में तो हम मानते कि भाई दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है गैसेस में, क्या ये बात समझ पा रहे हैं। यस सर। फिर भी हम उसको सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब समझो, हमने एक सिस्टम, भाई बर्तन में गैस, हमने एक जार में गैस भर ली, आपके उसमें क्या हर जगह गैस का एक पार्टिकल है, नहीं है ना, बीच में खाली जगह ही बहुत सारी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। फिर भी हम उसको सिंगल सिस्टम की तरह स्टडी कर रहे हैं, आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ऐसे हैफेजर्ड सिस्टम को हम एक सिस्टम की तरह स्टडी कर रहे हैं। उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी कि हर पार्टिकल चल रहा है, टक्करे मार रहा है, एक दूसरे आसपास सॉलिड्स या दीवारों से टकरा रहा है, आपस में पार्टिकल्स टकरा रहे हैं,
तो उनके चलने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो लफड़े हो रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. So we are considering gas as made up of large number of small little particles which are undergoing collisions, which are not at rest, they are not bound with each other, and they are interacting with each other only via and only via collision. This is why we have these gases. And now from this very microscopic model of the gas, कि गैस को छोटे छोटे पार्टिकल से बनाएंगे, एक एक पार्टिकल की मोशन को देखेंगे, जोड़ के हम माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे. अभी जो आपके सामने इक्वेशन रखी हुई है, प्रेशर एक मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, वॉल्यूम नेट वॉल्यूम की बात है, टेम्परेचर भी टेम्परेचर ऑफ द गैस है, मैक्रोस्कोपिक, ये सारे बड़े वेरिएबल्स हैं. अब इनका जो मूल स्वरूप है, ये आते कहां से हैं, वो जो पीछे की कहानी है बैकग्राउंड की, वो हमने जूम करके मतलब अंदर करके गैस में देखना है कि ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, इनके बीच में जो नीट सा रिलेशन आ गया है, ठीक है, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है. व्हाट इज प्रेशर ऑफ अ गैस, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस, व्हाट इज इट मीन इनसाइड द गैस. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. कुछ भी नया नहीं है, मैं पहले बता दूं, आपने गैस थ्योरी शायद पढ़ा है केमिस्ट्री में. Yes, sir. ठीक है ना. Yes, sir. मतलब पढ़ाया गया आपको, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सॉरी स्टेटमेंट गलत, आपको पढ़ाया गया है गैस थ्योरी वाला चैप्टर, ये वही चैप्टर है, तो दोबारा रिपीट होना है. ठीक है ना. हम देख लेते हैं क्या है फंडे क्या नहीं है, कहीं दिक्कत होगी, जो भी आपकी केमिस्ट्री की भी अगर छोटी मोटी दिक्कत होगी वो भी मिट जाएगी. क्या बात समझ आई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में Yes, हमने sir. क्या कर, थोड़ा सा फंडा समझ आया. दूसरा, अगर आप एक और चीज हमने जिसपे ध्यान देना है, गैस को अगर हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो वो कहाँ जा रही है. ठीक है ना. सॉलिड्स में के आपस में बॉन्ड्स हैं, हमने देखा था ना, जब हमने सॉलिड को गर्म किया था तो उसकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई थी, सेपरेशन बढ़ गई थी, एक्सपेंशन हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था. अब एक ऐसी कोई सिस्टम है जिसका खुद का कोई शेप साइज ही नहीं, उसको गर्म कर रहे हो तो एक्सपैंड होने का क्या मतलब है, इन सब चीजों का मतलब हमने डिराइव करना है, यहाँ पर सारी चीजों को समझना है. अब हमने कहा कि हमने तो आइडियल गैसेस पढ़नी है, तो कुछ एजम्पशंस होंगे जिनके अंडर हम वर्क करेंगे. क्या एजम्पशंस हैं, एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ, ये एज इट इज लिखे हुए हैं. ठीक है. इतनी ज्यादा अंग्रेजी मैंने कहा मैं क्यों लिखूं, छाप लाता हूं मैं. पहला एजम्पशन क्या है, गैस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स और एटम्स आल्सो, अगर प्योर है, which move randomly in all directions. Very important word randomly, अंग्रेजी का शब्द है. randomly का क्या मतलब है, क्लास कोई समझा सकता है यहाँ पर randomly का क्या Without any मतलब है. Not proper in a arrangement. particular way. Not in a अच्छा, particular direction. ओके. और कोई randomly का मतलब मुझे बताना चाहेगा. नहीं, ये तो मुझे भी पता है, randomly के अंग्रेजी मतलब मुझे अनुवाद मत दो. randomly का आप ये समझो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है. what does randomly imply here, उससे क्या फायदा होगा. Pressure on the अगर wall. अब सुनो, मान लो एक बहुत विशाल रूम है, उसमें हजारों 1,500 लोग हैं, सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है ना. अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं भले, बट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको हम रैंडम मोशन नहीं कहेंगे. हम बोलेंगे ना ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स राइट या ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट. इफ हाफ आर गोइंग टुवर्ड्स राइट एंड हाफ आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, वी विल से स्टिल ऑर्डर है. ऑर्डर क्या है, कुछ लेफ्ट कुछ राइट में. रैंडमनेस का मतलब क्या हुआ, भाई कोई भी किधर भी जा रहा है, किधर भी जा रहा है, कोई हम पैटर्न नहीं बिठा सकते. रैंडमली का मतलब समझ आया. देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न कि भाई 4 लेफ्ट में जा रहे हैं 4 राइट में जा रहे हैं, नहीं. रैंडमनेस का एक और मतलब है सिमिट्री. सिमिट्री ऑलवेज कम्स फ्रॉम रैंडमनेस. रैंडमनेस से सिमिट्री का क्या मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं रैंडमली हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर 4 लेफ्ट जा रहे हैं, 4 राइट भी जा रहे हैं, 4 अप भी जा रहे हैं, 4 डाउन भी जा रहे हैं, 4 साउथ ईस्ट भी जा रहे हैं, साउथ वेस्ट भी जा रहे हैं, नॉर्थ, हर पॉसिबल डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे आपको. दिस इज ट्रू सेंस ऑफ रैंडमनेस और chaos. हम ऐसा बोलते हैं ना, ब्रह्मांड के 2 मॉडल हैं, chaotic मॉडल और एक डिटरमिनिस्टिक मॉडल. ठीक है ना. chaos थ्योरी और डिटरमिनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं ना. chaos थ्योरी क्या कहती है कि रैंडमनेस बढ़ती जा रही है और ब्रह्मांड में कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, कोई हायर पर्पस नहीं है, सिर्फ chaos है. chaos जो होता है ना, इट इज नेवर डायरेक्शनल. chaos इज मतलब विदाउट एनी डायरेक्शन. chaos में सिमिट्री होती है, कुछ भी हो सकता है,
एवरीथिंग इज इक्वली प्रोबेबल, दैट इज प्योर सेंस ऑफ क्योस। हम ह्यूमंस नहीं ऑपरेट कर सकते क्योस में, हमें ऑर्डर चाहिए कि कल उठ के ये होगा, परसों उठ के ये होगा, कल ये होगा, हमें फिर भी थोड़ा बहुत ऑर्डर चाहिए, समझिए ना। प्योर क्योटिक मॉडल थोड़ा सा रैप अराउंड करना मुश्किल है। तो प्योर रैंडमनेस का मतलब क्या है? एवरी पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वली प्रोबेबल। आई बात समझ में अंग्रेजी? Yes, sir. तो इन रैंडमनेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोशन इज रैंडम। आई कांट फिक्स कि इधर को ज्यादा जा रहे हैं या उधर को ज्यादा जा रहे हैं, इधर वाले पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है या वो वाली कम है। ऐसा कोई ऑर्डर्ड स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज योर ट्रू सेंस ऑफ रैंडमनेस। और ये रैंडमनेस पता है क्यों आ रही है? क्योंकि विशाल नंबर है। अगर तो 150-200 पार्टिकल हो गैस के, फिर तो मैं सबकी प्रॉपर्टीज लिख दूं, एक ऑर्डर समझ भी आ जाए। बट अगर नंबर ही वेरी लार्ज हो, जो आपको पता ही है एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 है, अगर 1 मोल गैस भी है, इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि ऑर्डर डिफाइन करना है ही नहीं, ऑर्डर डिफाइन ही नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये विशाल नंबर की, इट्स अ नंबर गेम। जैसे इंडिया में कोई ऑर्डर नहीं है ना, इंडिया इतना विशाल कंट्री, इतने लोग हैं उसमें, कोई ऑर्डर थोड़ी है, कोई ऑर्डर नहीं है। और यही हमारा ऑर्डर है। व्हाट इज द रूल ऑफ इंडिया? कि यहाँ कोई रूल ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो वैसा वाला फंडा गैस में रैंडमनेस है, कैसे कुछ तो भी, मतलब कोई भी हिंदुस्तानी कुछ भी ऑर्डर कर वाला सकता है। आपने भी क्या कहा था? क्या कह रहे हो? सिर्फ ये आपने कुछ ऑर्डर वाला कहा था ना, हाँ, वो एक बार फिर से रिपीट करना, समझ नहीं आया। तो कोई ऑर्डर नहीं है ना, कोई फंडा नहीं, मतलब ऑर्डर मतलब कुछ भी सेंस नहीं है ना, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है का मतलब कोई एक फिक्स्ड लॉ नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है जो हम कह सकते हैं कि सारी गैस के पार्टिकल लेफ्ट ओके जा रहे हैं, ये सारी गैस के पार्टिकल ओके राइट जा रहे सर। हैं। ऑर्डर का मतलब ये है। समझ आया यार? रैंडमनेस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। रैंडमली को हम बहुत हल्के में ले जाते हैं, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पॉइंट है वो तो बहुत ही क्लियर है, सारे न्यूटन लॉ फॉलो करेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। थर्ड है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब काफी ज्यादा है का साइज या मॉलिक्यूल का साइज उतना बड़ा नहीं है। फोर्थ, फोर्स ऑन अ मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, आपस में मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन कोई नहीं है, और इन मॉलिक्यूल्स ने अगर एक दूसरे पे फोर्स लगानी है या जिस वेसल में इनको रखा गया उस वेसल पे अगर फोर्स लगानी है, इट इज ओनली वाया प्रेशर। इट ऑल्सो मीन्स कि वेट नहीं लेना है। समझ गए ना? वेट ऑफ द गैस इग्नोरेबल है। क्या बात समझ आ रही है? गैस में वेट फोर्सेस को नहीं लेते हम, क्योंकि अगर वाटर की डेंसिटी 1000 है, एयर की डेंसिटी शायद 1 होती है, पता है ना, 1000 टाइम तो लेस होती है, तो हम गैसेस की जो वेट्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। क्या बात सही है? समझ आई? यस Yes, सर। sir. all collisions are perfectly elastic, ठीक, and the time of collisions are 0, टाइम collision होने में कोई टाइम नहीं लगता, फटाफट हो रहा है। and the sixth is a very important point, and randomness अगर समझ आ गया तो सिक्स्थ पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। क्या है? पढ़ो। for the large number of molecules, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, द डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। व्हाट डज दैट मीन? मान लो एक पार्टिकल है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स में एक की स्पीड कम हो भी गई तो कहीं ना कहीं एक की बढ़ भी गई होगी। समझ पा रहे हो ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन में खास फर्क पड़ने नहीं वाला, इनफैक्ट फर्क पड़ने नहीं वाला। समझ पा रहे हो ना यार? तो यस सपोज सर। इसको ऐसे समझो, अगर एक देश की वेल्थ कांस्टेंट है, एक देश में जो पैसा है वो कांस्टेंट है, जो कि किसी टाइम पे होता भी है, एट एनी मोमेंट द नेट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज कांस्टेंट। इस समय कोई आदमी अगर गरीब हो रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एक अमीर भी तो हो रहा होगा। तो गरीब में आप जैसी -1 करने लगोगे, ठीक है ना, अभी एक आदमी गरीब हो गया +1, उधर से एक गरीब हो गया, अमीर बंदा गरीब हो गया, तो एक ऑब्वियसली उल्टा भी हुआ होगा, अमीर से गरीब भी हुआ होगा। तो टोटल नंबर ऑफ गरीब एंड टोटल नंबर ऑफ अमीर एट एनी टाइम विल बी कांस्टेंट। यस। Yes, sir. Yes, sir. So the distribution will not vary with time, location और position, क्योंकि हर जगह इतने इतने पार्टिकल हैं। You can talk about India in the same sense,
तो इंडिया में भाई गरीबों की जो संख्या है ना वो घटी है ना बढ़ी है, ना अमीरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है घटी है, ठीक है ना। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन हम अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं भाई, अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये क्लास, वो बात की बात है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडमनेस को, दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़कर समझ गए ना यार, कि इतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज है ना, कि किसी भी पॉसिबिलिटीज में जो संख्या है लोगों की काफी है, समझ गए ना यार। जैसे हम इंडिया में अगर हम एक फ्रैक्शन ऑफ पीपल निकालना चाहें, आपको पता ना अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, किसी भी टाइप के लोग निकालना चाहें मिनिमम 1000 या लैक्स में ही लोग आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना यार। इंडिया में मान लो हम निकालना चाहें डांसर्स, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, डांसर्स जो कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हैं, जिनके घर वालों ने अपोज किया, करोड़ 2 करोड़ निकल आएंगे, ठीक है ना। वो पूरे टीवी शो इसी चीज पे बेस्ड है। Yes. Yes. कुछ भी अब मान लो वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु कैन राइड बाइक्स, ठीक है ना, अगेन करोड़ों की संख्या में वो निकल आएंगे। तो कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं कह सकते, कोई ट्रेंड नहीं इंडिया को अप्लाई कर सकते, समझ गए ना। अगर ट्रेंड अप्लाई कर दो तो ऑर्डर है कि इंडियंस ऐसा करते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट इंडिया के बारे में बोल सकते हो? नहीं बोल No. सकते ना। तो इसको बोलते हैं, हमें कोई गैस में जाए ना, बोल सकते हैं कि गैस के सारे पार्टिकल इस वेलोसिटी से चलते हैं, गैस के सारे पार्टिकल उस वेलोसिटी से चलते हैं, उधर को चलते हैं, नहीं बोल सकते। ऑर्डर है ही नहीं, रैंडमनेस है। अब बात समझ आई? बोलो यार। Yes. Yes, sir. फिर है ना, तो गैस केटीजी ऑफ केटीजी जो हम पढ़ रहे हैं इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन से आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। आप कोई भी कैटेगरी ले लो यार, कोई भी कैटेगरी ले लो, आपको ना नंबर ऑफ पीपल वो ना बेंटले इन इंडिया, वो भी आपको ठीक ठाक लोग निकल आएंगे। आपको पता है बेंटली जबकि इंडिया में कोई ऐसा मनली अवेलेबल ब्रांड नहीं है, बट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बेंटली मुझे नहीं Yes, पता sir. कौन सी कंपनी बनाती है, बट ठीक जो भी है, anything you find, anything, number of people who own particular type of mobile phone, ठीक है ना। जैसे सोनी का फोन कौन लेता है, इंडिया में गिनने जाओगे वो भी निकल आएंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, काफी सारे मिल जाएंगे आपको, समझ पा रहे हो ना। क्योंकि ऑर्डरनेस है ही नहीं कोई। हम बोले नंबर ऑफ पीपल जो 2 लाख से ऊपर का फोन नहीं लेते इंडिया में बहुत कम होगा, मैं कह रहा हूँ 0.001% भी हो अगर, तो भी बहुत सारे निकल आएंगे। सो दिस इज टोटल रैंडमनेस, एवरीथिंग इज इक्वली प्रोबेबल, वो वाली बात है। आई बात समझ में? रैंडमनेस, आई होप ये समझ आ गया। तो अगर आप किसी गैस को देख रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, थोड़ी देर बाद उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, भले ही उसके अंदर सारा कुछ फ्लक्स में है, एवरीथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज कोलाइडिंग, बट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम। जो डिस्ट्रीब्यूशन आज आप देख रहे हो थोड़ी देर बाद भी वही होगा। हाँ, बंदे बदल जाएंगे ऑब्वियसली, जो आदमी गरीब हुआ होगा एक अमीर हुआ होगा, एग्जांपल समझ गए ना, कोई और गरीब हुआ कोई और अमीर होगा, स्टैट्स विल नॉट चेंज। क्लियर है? बोलो यार। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये सारा हमने समझा, अब हम निकालना चाहते हैं गैस प्रेशर कैसे लगाती है। यू वांट टू फाइंड आउट प्रेशर इन अ गैस। ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी कर रखा है डेरिवेशन। ये क्यूब वाला कर रखा है, क्यूब की दीवार पे कोलिजन्स, इट्स अ क्यूब ऑफ साइड एल, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे गैस के एटम्स हैं, दूर दूर हैं, एवरी डॉट रिप्रेजेंट्स एन एटम या मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। सो लेट अस कंसिडर वन पर्टिकुलर एटम जिसकी x कंपोनेंट की स्पीड vx है, ऑब्वियसली इसके पास vy भी होगा और इधर को vz भी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल क्या होगी क्लास? half mv square. हाफ mp पार्टिकल का मास, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। यस। अगर मैं सब पार्टिकल्स के लिए निकालने जाऊं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, बड़े ध्यान से देखना, समेशन करना पड़ेगा सब पार्टिकल्स के ऊपर मुझे। Yes, sir. चलो हर पार्टिकल का मास तो सेम ही होगा, बट वेलोसिटी सबकी सेम नहीं होगी ना।
तो आई हैव टू डू द समेशन समझ गए ना यार, फॉर ऑल द पार्टिकल्स from 1 to n है ना, n is the number of particles, capital N is the total number of particles. बोलो यार, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, ये आ जाएगी हाफ mp समेशन ऑफ vx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ सबका vy स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ सबका vz स्क्वायर। बोलो यार। Yes, sir. अच्छा, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 होल स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ अपॉन n कर दूं, क्या वो एवरेज ऑफ vx स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बोलो यार। जो Yes, sir. सिमिलरली vy1 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ डिवाइड बाय n, एवरेज ऑफ vy स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली vz1 स्क्वायर vz2 स्क्वायर, बहुत सारे पार्टिकल्स, एवरेज ऑफ vz स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को देखने के बाद, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज हाफ n mp एवरेज ऑफ vx स्क्वायर, एवरेज ऑफ vy स्क्वायर एंड एवरेज ऑफ vz स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। कहां से आया समझ गए ना, समेशन vx स्क्वायर को n vx स्क्वायर लिख दिया। Yes, sir. तो comes out to be half total mass into average of vx square plus average of vy square plus average of vz square. Yes, average of v square will be average of vx square plus average of vy square plus average of vz square. बोलो obvious है? Yes, sir. Yes, sir. है ना। Randomness मतलब हर डायरेक्शन इक्वली प्रोबेबल है, क्या ये डिक्टेट नहीं करेगी कि तीनों की एवरेज बराबर है? क्योंकि अगर किसी भी एक डायरेक्शन की एवरेज ज्यादा आ गई तो वो डायरेक्शन फेवर हो गई, तो रैंडम थोड़ी हुआ, फिर तो ऑर्डर आ गया। जी, Yes, sir. क्योंकि हर डायरेक्शन इक्वली प्रोबेबल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह से ही होना चाहिए कि हर डायरेक्शन में बराबर बराबर एवरेज आए, नहीं तो एक डायरेक्शन ज्यादा फेवर हो। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि हर पार्टिकल का vx vy vz बराबर होगा, नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है। अगर मतलब नेट एवरेज ऑफ सबका vx स्क्वायर, नेट एवरेज ऑफ सबका vy स्क्वायर, नेट एवरेज ऑफ सबका vz स्क्वायर सेम आ जाएगा, तो कोई ऐसा पार्टिकल होगा जिसका vx vy 0 हो, दोनों ही vz हो, ठीक है ना। किसी एक पार्टिकल में vx vy बहुत ज्यादा होगा, vz 0 होगा, तो बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि हर टाइप के केस पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है ना कि सब कुछ बराबर प्रोबेबिलिटी में है, तो जब एवरेज आउट करेंगे तो एवरेज जो है सबकी क्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. जैसे यार इंडिया में ही बात करें ना, पैसे की, अगेन इंडिया और पैसे का बहुत अच्छा रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए। इंडिया का हम जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दें तो एवरेज जीडीपी पर पर्सन आ जाए, Yes. उसमें क्या आ जाएगा, हर आदमी की दौलत आ जाएगी। क्या हर आदमी की दौलत उतनी ही होगी? नहीं ना, कईयों की उससे 1/10 भी नहीं होगी, कईयों की उससे करोड़ गुना होगी, ठीक है ना। मान लो अपनी जीडीपी राउंड अबाउट पर पर्सन 3-4 लाख आ जाती है, 3-4 लाख मान लेते हैं, आई माइट बी रॉन्ग, मेरी इको थोड़ी वीक है, मान लो 3-4 लाख जीडीपी है अपनी, पर पर्सन की 4 लाख कंट्रीब्यूशन है। क्या हर आदमी 4 लाख कमा पा रहा होता? नहीं कमा रहा होगा ना पर एनम, ठीक है ना। एंड देयर आर पीपल लाइक अंबानी हु वुड बी अर्निंग 4000 crore या मे बी 4 लाख करोड़ पर एनम। आर यू गेटिंग इट क्लास? तो Yes, sir. एवरेज Yes, आउट का sir. मतलब, Yes, sir. एवरेजिंग आउट का मतलब समझ गए ना यार, ठीक है। जैसे इसका देखो, अब ऑर्डर नहीं है इंडिया में, ऑर्डर किस चीज का है? अगर हम आदमियों की इनकम एवरेज करें और औरतों की इनकम एवरेज करेंगे, हमें पता है ना किसकी ज्यादा आने वाली है, आदमियों की ज्यादा आने वाली है, ड्यू टू पे Yes. डिस्पैरिटी इन इंडिया, ड्यू टू पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी। तो ये ऑर्डर है हमारे में, ये ऑर्डर आ गया ना, एवरेज बराबर नहीं आई, आदमियों की और औरतों की एवरेज बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब रैंडमनेस नहीं है, फेवर कर रहा है,
भारत का जो समाज है वो आदमियों को, पुरुषों को फेवर कर रहा है, गलत कर रहा है हालांकि, ठीक है, बट वो ऑर्डरनेस समझ आई ना कि ऑर्डर किसकी तरफ है, आदमियों को फेवर कर रहा है। आई बात समझ में? अगर रैंडमनेस होता, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती, तो आदमी और औरतों की एवरेज पे सेम आनी चाहिए थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? Yes, sir. अब इसको हक की लड़ाई मत बना देना देवियों, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बोलो हाय हाय हाँ जनरल। सर, हम सोच रहे थे। यस सर। नहीं प्लीज, पहले ही बहुत धरने हो रहे हैं, ठीक है ना, विदाउट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, वी ऑल नो, ठीक है ना। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है देश में आजकल, मैं बता और रहा वो हूँ, आज से धरने वो तो उनके एनीवन हैव नो व्यू वुड बी वैल्यूड लाइक एनीथिंग। मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम में नो व्यू इज द बेस्ट व्यू। आई हैव नो व्यूज, यू आर द बेस्ट पर्सन। बता रहा हूँ, मैं किससे बात करता हूँ ना, मैं उसे पूछता हूँ तेरे इस लॉ पे क्या व्यू है, वो व्यू देने लग जाता है, मैं फिर बात नहीं करता ना भाई, मेरी कोई व्यू ही नहीं है, क्योंकि ना मैं शांत रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। एंड चलिए छोड़िए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना सबको? तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। 3 कहां से आ गया समझ गए ना? अरे बराबर है। Yes. तो एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर इज एवरेज ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर बटा 3। सेम फॉर एवरेज ऑफ वी वाई स्क्वायर, सेम फॉर एवरेज ऑफ वी जेड स्क्वायर। यस, कोई प्रॉब्लम? काइनेटिक एनर्जी टोटल of the gas will be half total mass into average of v square. आई होप ये समझ आ रहा है कहां से आया। अरे बोलो अंग्रेजों। यस सर। यस सर। Sir. Yes, जिसको sir. हम ऐसा बोल सकते हैं, टोटल मास को मैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास लिखकर इनटू VRMS स्क्वायर कर सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान रहे, m जो मोलर मास होता है, मोलर मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, केजी पर मोल। ध्यान से, क्योंकि n का ऐसा यूनिट मोल होता है, n मोल में होता है, तो मोल मोल कैंसिल होकर केजीज में आ जाता है। और हमें जो वैल्यूज गिवन होती है वो ग्राम पर मोल में होती है। जैसे आपको गिवन होता है ना मोलर मास ऑफ 12, Yes, sir. इट इज नॉट 12, 12 ग्राम पर मोल। ध्यान रखना, 12 नहीं होता मोलर मास, कभी भी 12 ग्राम नहीं होता, इट इज 12 ग्राम पर मोल। समझ गए? पर डिवाइड बाय मोल होता है, मोल मोल कट जाता है, इसलिए तुम गिनते ही नहीं। तो ध्यान रखना, मोल फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स वाले लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। एंड हमें सारी वैल्यूज ग्राम्स में पता है, तो ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट करना अपने को आता है। क्लियर है जी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये कहानी यहां तक समाप्त हुई, हमने समझा। अब VRMS क्या है? रूट मीन Square velocity. स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, ऑफ बीच में गायब कर दिया उन्होंने, तो अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा जी, अब समझ आया? हाँ जी, अपोनेंट ये होता है VRMS। क्लियर है? यस रूट सर। ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स, ऑफ बीच में होता है। RMS को ऐसे रीड करना, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, VRMS ये होता है। चलिए ठीक है, अब प्रेशर की बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा एक कोई पार्टिकल ले लो, क्योंकि XYZ में सेम चित्र चलना है तो किसी एक डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो मान लीजिए इस दीवार पे मुझे जानना है, ये वाली दीवार जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आई वांट टू फाइंड आउट द प्रेशर on acting on this wall. Now we all know pressure force is normal to the wall always. बोलो यार, Yes, sir. इस दीवार का जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है। हाँ जी, इस दीवार पे जो फोर्स लगेगी, प्रेशर फोर्स अलोंग आई कैप होगी। यस सर। तो मान लो ये कोई पार्टिकल है, Vx स्पीड से चल रहा था, कोई एक पार्टिकल है Vx स्पीड से चल रहा था, गया दीवार से टकरा कर आया, इलास्टिक कोलिजन होगा तो Vx से ही वापस आएगा। Yes, sir.
फिर इधर आएगा, मान लो इस दीवार से गया था वो, लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार से गया, टक्कर खा के गया Vx से, फिर टक्कर खा के वापस आया। तो लेफ्ट दीवार से चलकर जाकर आने में कितना समय लगेगा, क्या वो ये नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. फिर ये Yes, मोशन sir. रिपीट हो जाएगी, फिर ये मोशन रिपीट हो जाएगी। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर हम राइट हैंड वॉल से कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये टक्कर खा के गया, पलटा, फिर वापस आया, तो दो टक्करों के बीच का जो इंतराल है वो यही होगा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स ऑन द Yes, sir. सेम वॉल। कैन यू अंडरस्टैंड? ऑन द सेम वॉल की बात हो रही है यहाँ पर, ऑन द सेम वॉल। मोमेंटम चेंज कितना हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग की बात हो रही है, तो क्या वो 2mvx नहीं हुआ? mp, मास ऑफ वन पार्टिकल। यस। Yes, sir. तो अगर n पार्टिकल्स सबके x कंपोनेंट टक्कर खा के वापस आ रहे हैं, अब आप कहोगे सर क्या पता x कुछ लेफ्ट हो कुछ राइट हो, कोई बात नहीं, एवरेज आउट हो जाएंगे ना अपने आप। तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना होगा? 2n mpvx। Therefore total force on the wall क्या आएगी? चेंज इन मोमेंटम पर टाइम टेकन। बोलो यार, ये आ जाएगा, ये Sir, ड्यू टू delta ओनली px एक्स equal कंपोनेंट। delta क्या px कह रही है equal to 2mp vx कैसे लिखा? बेटा? ये देखना, Vx से इधर जा रहा था, फिर Vx से वापस आया, चेंज इन मोमेंटम 2mv नहीं हो गया? अच्छा, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये कितना आ गया जी? n mp vx स्क्वायर बाय l, ये आ रहा है फोर्स ऑन द वॉल। Yes, sir. Yes, sir. ये सही एक्चुअली ना, ये छोड़, ये छोड़, ऐसे नहीं करते, मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें। फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू वन कोलिजन कितनी होगी? 2mpvx बाय 2l बाय vx, एक ही पार्टिकल की निकालते हैं, mpvx स्क्वायर बाय l आ जाएगा। बोलो यार। Yes, sir. फोर्स ड्यू टू ऑल कोलिजन्स, सारे पार्टिकल्स की, तो वो क्या आ जाएगा? mpvl इंटू समेशन vx स्क्वायर, जिसको हम ये लिख सकते हैं mpl n एवरेज ऑफ vx स्क्वायर। अब ठीक है ना? नाउ दिस इज बेटर। बोलो यार, सबका vx स्क्वायर ऐड करते जाएंगे, अलग अलग होगा ना, ऑब्वियसली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। Yes, हाँ sir. जी। Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? सही No, लिखा है मेरे sir. हिसाब से? Oh, तो ये फोर्स ऑन द वॉल है, व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द वॉल बताना जरा। L squared. एल स्क्वायर क्या आ जाएगा? टोटल मास एवरेज ऑफ वी स्क्वायर बाय 3l क्यूब, दिस इज प्रेशर। तो गैस प्रेशर कैसे लगा रही है? टक्करें खा खा के, टक्कर खाती है, उसकी मोमेंटम चेंज होता है, भले ही स्पीड चेंज नहीं होती, मोमेंटम तो चेंज होता है ना, डायरेक्शन पलटती है, तो उस पलटने की वजह से प्रेशर आता है। अब रैंडमनेस का हाल देखो, अगर एक लेफ्ट दीवार से टक्कर खा के मोमेंटम चेंज कर रहा है तो डायरेक्शन पलट गई ना उसकी, तो एक राइट दीवार से पलट के भी तो उल्टा होगा, तो एक लेफ्ट से राइट हुआ, एक राइट से लेफ्ट हुआ। रैंडमनेस में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कांस्टेंट रहेगा, टोटल नंबर ऑफ राइट वाले भी कांस्टेंट रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट जो था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है, समझ गए ना? बंदे बदल जाते हैं बट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। क्लियर है? तो प्रेशर इनटू एल क्यूब,
mt इंटू VRMS²/3 आ गया। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया मेरे हिसाब से। mt Yes, VRMS² Yes, sir. और L क्यूब तो L वॉल्यूम ऑफ V द of- वेसल है। V जो था वॉल्यूम ऑफ द वेसल के लिए तो था, वॉल्यूम ऑफ द वेसल। हाँ, तो PV Yes, इक्वल टू 2/3 के ही आ गया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू nRT। पढ़ा हुआ है हमने। yes, sir. Yes, sir. तो टेम्परेचर is what? Temperature represents the sum total of the Ks of all the particles of the gas। एक माइक्रोस्कोपिक चीज है हर पार्टिकल की Ke का सम। इट इज इक्विवेलेंट टू अ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ टेम्परेचर। समझ पा रहे हो ना यार? छोटे छोटे कणों को जोड़कर एक बड़ी चीज टेम्परेचर निकल आई। तो टेम्परेचर इज द सम टोटल ऑफ ऑल, मतलब इट रिप्रेजेंट्स द सम टोटल ऑफ all the Ks of all the particles। Yes, so when the temperature of a gas is increasing, can I say Ke of its particles is increasing? Yes, और sir. हाँ सही है, थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है, एजिटेशन बढ़ जाता है गर्मी बढ़ाने से। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. so have we not related a microscopic thing to a macroscopic thing using kinetic theory? मतलब using kinetic, अंदर जो kinetic energy है उसको हमने बाहर की चीजों से मिला दिया। अब हम समझ सकते हैं अगर Ke of the gas बढ़ेगी तो गैस गर्म होगी। तो किसी भी पिस्टन से गैस को कंप्रेस किया जाए तो क्या होगा? अब याद करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अगर एक दीवार रुकी हुई है, V0 से कोई आए तो V0 से वापस चला जाता है। Yes, sir. बट अगर दीवार भी चल रही है तो V0 से V0 प्लस 2V से जाता है। Yes, sir. ये याद, Yes, sir. इलास्टिक कोलिजन में मैंने कराया था, मैसिव बॉडी से Yes. कोलिजन मैं नहीं कराया हुआ है, वो आदमी में ही था COM वाले चैप्टर में, कोलिजन्स में। तो अगर ये पिस्टन चल रहा है VP से और गैस के मॉलिक्यूल्स की कुछ भी स्पीड है, तो जैसी टक्कर होगी क्या पार्टिकल्स की ये वाली स्पीड बढ़ नहीं जाएगी? हाँ जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कंप्रेस करने पर गैस गर्म हो जाती है, शायद आपने सुना होगा। हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, तो तापमान बढ़ जाता है। क्या ये चीजें समझ सकते हो? Yes, sir. Yes, on compressing a Yes, sir. gas, it heats up. This is the principle that is used in your air conditioners. First they compress the gas, it becomes hot, and then they release that gas in a very low pressure environment. तो compressed चीज को जब low pressure में छोड़ते हो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। वही एयर कंडीशनड एयर आप घरों पे लेते हो, कंप्रेसर होता है ना एसी में, आपने सुना होगा। Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? क्लियर है? गैस, कंप्रेस्ड गैस को अगर आप रिलीज करते हो तो वो ठंडी हो जाती है। ये आपने किया हुआ एक्सपेरिमेंट। चलो अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने लिप्स को जितना ज्यादा स्मॉल होल बना सकते हो, पाउट वाले पोजीशन में ले जाकर फूंक मारो अपने हाथ पे। ठीक है ना? जितनी छोटी से छोटी ऑरिफिस मुंह में आप बना सकते हो, फिर फूंक मारो, देखो ठंडी हवा निकलेगी मुंह से, बिल्कुल छोटा सा। हाथ पे मार के देखो अपने। हाँ सर, निकल रही है। Yes, sir. अभी Yes, sir. पूरा मुंह खोल के हवा मारो, पूरा Sir, मुंह गरम गरम खोल के। कर रही है। अरे लिप्स में एसी लगा हुआ है, ये वार्म, ये कूल हो गई। क्यों कूल हो गई? ये समझ गए ना? ये कंप्रेस होके डीकंप्रेस हुई है तो ये ठंडी हो गई। ये तो एज इट इज ही बाहर आ गई, तो ये वार्म। अंदर तो हवा गर्म है ना आपके मुंह के अंदर। आपके मुंह के अंदर जो हवा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टेम्परेचर एज द इनर ऑफ योर माउथ, सो वेरी क्लोज टू 35-34 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो होगी। ठीक है ना? तो हाथ तो ठंडे हैं इस टाइम, तो गर्म लग रही है वो। पर जब हमने ये लिप्स को बंद करके हवा करी तो पहले कंप्रेस हुई गैस, बहुत सारी गैस को छोटी सी जगह में मारा हमने, फिर एकदम बाहर आके रिलीज हुई तो ठंडी हो गई गैस। क्लियर है? तो कंप्रेशन ने हीटिंग की, फिर कंप्रेस्ड गैस को जब रिलीज करते हो तो कूलिंग हो जाती है। क्लियर है सबको?
ये कॉन्सेप्ट ताजमहल या रेड फोर्ट की खिड़कियों में यूज होता है। इतना पुराना कॉन्सेप्ट है, उन्हें भी पता था ये। उनकी जो खिड़कियों में उन्होंने डिजाइन बनाए हैं ना, उनके बीच में जो छोटे छोटे एयर चैनल्स उन्होंने छोड़ दिए, जो उन्होंने वो छोटे जो भी डिजाइन बनाया, मेरे से तो बनेगा नहीं, तो उससे क्या हुआ, हवा आती थी बाहर से और जैसे ही उन छोटे छोटे चैनल से निकलती थी कंप्रेस होकर फिर ठंडी हो जाती थी। तो ऑटोमेटिकली विंडोज ही इस तरह से उन्होंने बनाई थी। इतने पुराने लोग देख लो, पत्थर से काम कर रहे थे। दे वर वेरी गुड एट दिस साइंस। थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे भी ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारा पढ़ेंगे। तो केटीजी का बेसिक जो प्रेमिस है वो समझ आना स्टार्ट हुआ कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की नेट मोशन का सम हमें बड़े लेवल पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इन टर्म्स में देखने को मिल सकता है। इज इट ओके? तो प्रेशर Yes, इनटू वॉल्यूम, आई थिंक ये आया था VRMS स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू NRT। तो आई थिंक इससे VRMS का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है 3RT/m। अब हमने ये बात लिखी थी VRMS जो है इट इज एवरेज ऑफ V स्क्वायर का अंडर रूट, यही था ना। और काइनेटिक एनर्जी टोटल थी हाफ m टोटल इनटू VRMS स्क्वायर। ध्यान रहे ये जो काइनेटिक एनर्जी का आप टोटलिंग कर रहे हो, जब आप टोटलिंग कर रहे हो आप ये एजम्पशन ले रहे हो कि गैस के पास सिर्फ कैसी काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी VRMS में काउंट हो रही है। ये याद रखना, VRMS only and only indicates the translational kinetic energy of the gas। अगर गैस के पास ट्रांसलेशन के सिवाय मान लो कोई रोटेशनल, वाइब्रेशनल, आपने पढ़ भी लिया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फंडा, उस टाइप की एनर्जीज होंगी तो VRMS में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी भले ही बढ़ जाए, VRMS विल नॉट चेंज, क्योंकि VRMS रिप्रेजेंट्स ओनली द ट्रांसलेशनल पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब VRMS डिराइव किया गया, गैस बिंदु पॉइंट साइज ली गई थी, पॉइंट साइज गैस की आई तो जीरो ही होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई तो जीरो ही आ गया, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्लियर है सबको? छोटी सी बात है, फैक्ट ध्यान में रखें, क्योंकि लास्ट ईयर जेईई मेंस ने सवाल पूछ लिया था इसी फैक्ट पे। उन्हें टोटल काइनेटिक एनर्जी देकर VRMS की वैल्यू पूछ ली, तो ज्यादातर लोगों ने टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन m करके 2ke अपॉन m करके अंडर रूट ले लिया। गलत है, सिर्फ ट्रांसलेशनल कंपोनेंट निकाल के उसको हाफ m VRMS स्क्वायर के बराबर पुट करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. yes, sir. समझ आ रहा है क्लास सबको? चलिए एक क्वेश्चन करो, फाइंड, देखता हूं मैं कितने लोग कर पाते हैं। फाइंड VRMS of nitrogen at 1 bar pressure if its density 1 bar pressure if its density is 1.33 fictional data है kg per meter cube। करो। हाँ जी, इजी है।
अब आपको कहोगे, सर ये क्या बात हुई वीआरएमएस के फॉर्मूले में, ये Yes, तो sir. बताया ही नहीं आपने। भाई वीआरएमएस क्या था, हाफ एम टोटल इंटू वीआरएमएस स्क्वायर, क्या था, पीवी था ना, Yes, sir. ये बाय 3 सॉरी। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी नहीं होता। चले जाओ, हाँ जी, तो वी आर एम एस स्क्वायर 3 p बाय रो आ जाएगा, है भाई, 3 Yes, इंटू 10 टू द पावर 5 बाय 1.33। Yes, sir. क्या आ रहा है आंसर, इसको 4/3 लिख लो, इसको 4/3 लिख लो, नहीं 9 इंटू 10 टू द पावर 5 बाय 4 आ जाएगा, तो 3/2 इंटू √10 क्या आएगा ना, 150 √10 मीटर पर सेकंड, आई थिंक, नहीं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोच लो भाई, कई लोग अभी सोच विचार में ही बैठे हैं। बोलो यार, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. VRMS। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन, VRMS ऑफ नाइट्रोजन को कंपेयर कर सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड आपको याद है, गामा RT/m था, और ये 3RT/m है ना, तो गामा बाय 3 का रेशियो आ जाएगी। नाइट्रोजन क्या, एनी गैस कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस एंड VRMS ऑफ गैस, नहीं कर सकते ना इक्वेट? Yes, sir. क्लियर है सबको? चलिए, आज का सफर यहीं तक था, मिलते हैं अब थर्सडे को, ठीक है? हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। Thank you, sir. 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 Sir. ठीक है, ओके, टेक केयर। Thank you, sir.